नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको थार्नडाइक और पावलोव का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा लिया है और अधिगम वाला चैप्टर उससे एक संबंधित एक टेस्ट पेपर भी करा लिया है। आज मैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत अधिगम में ये पढ़ाऊँगी आपको। और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लें और तभी आगे का देखें। अगर मेरे चैनल पे जो नए आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और अगर पसंद आए या कोई कमी है तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर ने अधिगम में थार्नडाइक ने तो जो सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज है स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। स्किनर भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं। थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था और पावलोव का क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत था। अब इसमें इसका है क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। इसमें प्रत्येक सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। जैसे प्रत्येक सिद्धांत के 6-6, 7-7 नाम दिए गए हैं, तो हमें प्रत्येक नाम याद होना चाहिए क्योंकि एक ही नाम से नहीं बल्कि अलग नाम से भी आएगा और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। बीच की थ्योरी नहीं पूछी जाती है कि इस सिद्धांत को अगर एक नाम दिया होगा और फिर बताया होगा कि किसका है ये सिद्धांत, तो आपने तो केवल क्रिया प्रसूत ही याद किया होगा। और आया भी है एक दो पेपरों में ऐसा आया हुआ है, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सिद्धांत किसका है। अगर सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत आया होगा तो आप सोचोगे कि हमने तो इसका क्रिया प्रसूत का पढ़ा हुआ है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनका पूरा नाम था B.F. स्किनर। B.F. स्किनर इनका नाम था। ये USA के रहने वाले थे और इन्होंने प्रयोग किया अपना चूहे और कबूतर पे। प्रयोग इनका मुख्यतः हुआ था 1938 में, 1938 में हुआ था। और सिद्धांत के उपनाम थे इनके अन्य जो उन्होंने नाम दिए हैं सिद्धांत के, उसमें दिया है RS का सिद्धांत। जैसे थार्नडाइक का SR बॉन्ड थ्योरी थी, तो इनका था RS बॉन्ड थ्योरी। अगला था सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, भी इसी को बोलते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत तो शायद मेरे ख्याल से ये टैट के पेपर में एक बार पूछा गया था। 15 में या 15 में ही मैंने टैट क्लियर किया था, तो उस टाइम शायद पूछा गया था नैमित्तिकवाद का सिद्धांत किसका था। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। तो ये इतने नामों से 5 नाम इसके दिए हुए हैं, तो इन नामों को हमने अच्छी तरह से याद कर लेना, या तो इसको लिख लें या तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो ये मेन जो बातें होती हैं ये मैंने लिखी होती हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे भी याद रहे। अब मुख्य बात है इस सिद्धांत की कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इसकी जो मुख्य उन्होंने बात बताई कि जब हम किसी कार्य के प्रति तत्पर होते हैं, मतलब किसी कार्य को करने के लिए जब हम उत्सुक होते हैं और उस कार्य को करते हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ उत्सुकता के साथ हमने उस कार्य को किया और तुरंत हमें उसका अच्छा फल मिला, अच्छा परिणाम मिला, तो हमें उस कार्य को करने की दोबारा इच्छा होती है। अगर किसी कार्य को करने का फल अच्छा मिले तो उस कार्य को करने की तुरंत दोबारा क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है। यानी तुरंत कार्य का फल मिले तो सीखना भी जल्दी होता है, हम अच्छे से सीख भी जल्दी जाते हैं। अगर कार्य का फल तुरंत मिले तो हम उसको सीख भी जल्दी जाते हैं और हमें उसको बार बार करने की भी वो होती है कि अब यानी तुरंत कार्य किया और तुरंत हमें उसका क्या मिला, फल मिला, वो भी सकारात्मक परिणाम मिला। अब कई बार तो नकारात्मक भी मिलता है, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन सकारात्मक इसका फल मिला, धनात्मक इसका फल मिला, तो हमें उस कार्य को करने की फिर और होता है कि और करना था हमें वो कार्य, पुनः उसकी वो बन जाती है कि फिर तुरंत उसके बाद फिर करें उस कार्य को और उसको जल्दी भी सीख लेते हैं। तो इन्होंने RS बॉन्ड थ्योरी उसको इसलिए कहा कि R का मतलब अनुक्रिया, जब हम अनुक्रिया करेंगे तो तुरंत हमें उद्दीपक लक्ष्य मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर इनका RS बॉन्ड थ्योरी। अनुक्रिया के बाद तुरंत लक्ष्य का प्राप्त होना, यह प्रयोग उन्होंने चूहे पे किया। स्किनर ने, अब पूछा जाएगा कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किस पे प्रयोग किया, तो वहाँ पे चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब कुछ दिया होगा जितना भी उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो कुत्ते पे तो किया था
पावलोव ने बिल्ली पे किया था थार्नडाइक ने, और इन्होंने चूहे और कबूतर पे 2 बार उन्होंने प्रयोग किया। चूहे पे किया 1938 में और कबूतर पे किया 1943 में, 43 में। तो चूहे पे इन्होंने क्या प्रयोग किया कि भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, पिंजड़े में बंद कर दिया, और उसके अंदर लगा दिया एक लीवर जैसे एक वो लगा दिया, एक बटन लगा दिया समझ लो। तो जैसे ही चूहा पहले तो चूहा उस बॉक्स के अंदर उछल कूद करता रहा है, तो चूहे का जैसे ही हाथ उस बटन पे पड़ा तो तुरंत वहाँ से एक उन्होंने वो बता दिया ना कि उसको दबाया और वहाँ से एक स्लेट आगे की तरफ गई, उसमें रोटी आई और रोटी फट से चूहे के पास आ गई। तो दूसरी बार चूहा समझ गया कि इस बटन को दबाने से क्या हो रही है, इसमें से रोटी आ रही है, तुरंत मुझे क्या मिल रहा, फल मिल रहा है। तो चूहे ने एक बारी दबाया, एक बारी तो वो सब जगह घूमा, पहली बारी तो मतलब वो अपने खाने का वो देखता रहा कि कहाँ से मिले खाना, उसको दिखा नहीं बाहर कि बाहर क्या है, लेकिन उसने वो बटन दबाया और उसमें से एक स्लेट में क्या आ गई, रोटी अंदर आ गई। अब दोबारा उसने दोबारा तो वो समझ गया कि इसको दबाने से खाना आ रहा है, तो दोबारा वो फट से उस बटन को दबाया और वो खाना क्या हो गया, उसके लिए रोटी फट से अंदर आ गई। तो तीसरी बारी तो वो सीख ही गया कि अब कहीं इधर उधर उछल कूद नहीं करनी है, उछल कूद नहीं मचानी है, केवल इसी बटन को दबाना है और यहीं से खाना आ जाएगा। तो तुरंत उसको उसका परिणाम मिला, तो वो फट से उसको करना सीख गया। अब ये थार्नडाइक और आप सोचोगे कि थॉर्नडाइक ने भी तो बिल्ली पे ऐसे ही किया था कि लेकिन बिल्ली को बाहर मछली का टुकड़ा दिख रहा था, उस टुकड़े को पाने के लिए ही बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन यहाँ चूहे को खाना दिख नहीं रहा था, चूहा इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो बटन दबाया तो वैसे ही उसको रोटी मिल गई। मतलब पहले अनुक्रिया की और उसके बाद पुनर्बलन मिला। लेकिन जब थार्नडाइक उसमें उसको उद्दीपक का पता था, लक्ष्य का पता था कि मुझे वहाँ लक्ष्य तक पहुँचना है, तो यही उसमें क्या है, इसको थार्नडाइक के नियम से अलग कर देता है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। जब किसी कार्य में सफलता मिलती है तो उसे दोबारा करने का मन होता है, पुनर्बलन पर आधारित है। और यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जब हमें किसी के प्रभाव से, जैसे हमें किसी चीज़ के लिए प्रशंसा मिले, जैसे हमें पुरस्कार मिले, प्रशंसा मिले किसी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को उस काम को दोबारा करेंगे। जैसे स्कूल में बच्चों को मैंने अभी बताया ना कि जैसे पावलोव, ये सारे व्यवहारवादी हुए हैं, पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, रिसर्च तो इन्होंने अलग अलग की है, अलग अलग जानवरों पर रिसर्च की है। पर मेन कहने का मतलब इनका यही था व्यवहारवादियों का कि जब हमें किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए उस कार्य का फल मिलता है, अच्छा परिणाम उसका होता है, तो हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं और उस कार्य को सीखने की हमारी तत्परता बढ़ जाती है। लेकिन सबने अलग अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग रिसर्च किया और अलग अलग अपनी थ्योरी को थोड़ा एक दूसरे से अलग इसको रखा। तो परिगण सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव नियम पर आधारित है। जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 नियम दिए हैं, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का। कि तत्पर, जब हम किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होते हैं तो हम उसको जल्दी सीख जाते हैं। अभ्यास, बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर भी हम उसको अच्छे से जल्दी सीख जाएंगे। और किसी के प्रभाव में, तो प्रभाव के नियम पर आधारित है कि जब हमें किसी चीज़ को, जैसे हमें लगे कि इस चीज़ को करने से हमें ये चीज़ मिलने वाली है, तो हम उसको जल्दी से सीख जाते हैं और जैसे करते हैं। जैसे स्कूलों में बच्चों को फर्स्ट आने पर फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और किसी को तो मतलब अब देखो सरकारी स्कूलों में तो सरकार ने इनाम की राशि भी घोषित कर ली है, तो उस इनाम की राशि को या बड़ी कक्षाओं में स्कॉलरशिप को पाने के लिए भी बच्चे ये प्रयास करते हैं कि हम क्या आएँ, फर्स्ट आएँ। तो इस चक्करों में, इसको पाने के चक्करों में बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और फिर मेहनत करने की उनकी क्या बन जाती है, एक आदत बन जाती है, एक सीख जाते हैं, वो आदत बन जाती है। तो वो आदत बनाना कुछ प्रभाव में आकर के पहले तो उसको पाने के लिए क्या, और फिर वही हमारी क्या बन गई, आदत बन गई। उद्दीपक की जानकारी न होने पर, अगर हमें उद्दीपक की जानकारी नहीं है तो उसके बाद होने वाली जो अनुक्रिया तत्पश्चात फल मिले। उद्दीपक की जानकारी नहीं है कि इसके बाद हमें क्या फल मिलेगा, पर ये पता है कि फल कुछ न कुछ इसका मिलेगा, तुरंत उसके बाद फल मिले, तो उसी को इन्होंने क्या किया, तुरंत पुनर्बलन मिल जाना। तो स्किनर का यही क्रिया सूत्र का सिद्धांत था। सक्रिय
अनुबंध का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय हों और उसके पश्चात तुरंत हमें फल मिले, तो उसको सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत उन्होंने कहा। अब पुनर्बलन के प्रकार, कितने प्रकार का पुनर्बलन होता है? पुनर्बलन तो आप समझ ही गए होंगे कि किसको बोलते हैं, जो लक्ष्य होता है हमें जो प्राप्त करना होता है उसको पुनर्बलन। अब कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार के, एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। धनात्मक में जैसे धनात्मक पुनर्बलन कैसे दिया जाता है? जैसे बच्चे क्लास में फर्स्ट आए तो हमने उनकी तारीफ़ की, जैसे छोटी क्लासों में स्टार दिए जाते हैं बच्चों को, बड़ी क्लासों में तारीफ़ की जाती है और फिर पुरस्कार भी दिया जाता है। जो बच्चा फर्स्ट आता है फर्स्ट प्राइज़ उसको मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक पुनर्बलन। ये सकारात्मक कार्य पर मतलब पॉजिटिविटी पर दिया जाता है कि अच्छा कार्य किया उस पे क्या मिलता है, ये पुनर्बलन मिलता है। ऋणात्मक पुनर्बलन भी आदतों को सुधार हेतु ही दिया जाता है, इससे भी कुछ ना कुछ सीखा जाता है। लेकिन ये ऋणात्मक कैसे होता है? जैसे गलत कार्य जब बच्चे करते हैं और जो बच्चे नहीं मानते, अगर बार बार बोलो ना करो वो नहीं मानते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ दंड दिया जाता है। जैसे स्कूलों में देखा होगा, ये बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया, अब तुम सारे देर बाहर खड़े रहो। अब उसका अर्थ उन्हें ऐसा दंड देना ना था, उनकी आदतों को सुधार करना था ताकि ये ऐसी गलती दंड के दर से न करे। तो उसको भी दिया जाता है। गलत व्यवहार करने पर या गलत आदतों को अगर बार बार बोलने से किसी भी प्रकार से वो नहीं मानते हैं, तो वो जो दंड दिया जाता है उसको कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। तो वो कि हमें दंड मिलेगा, हमें मार तो कोई नहीं देता, पर कोई भी दंड अगर देना हो या निंदा होगी या किसी भी शब्दों से हमारी निंदा होगी, तो इस डर से अगर बच्चे वो गलत व्यवहार ना करें, वो गलत काम ना करें और फिर धीरे धीरे उनकी वो बात अगर नहीं करेंगे, 1 बारी नहीं करेंगे, 2 बारी 3 बारी, तो फिर धीरे धीरे अच्छा व्यवहार करने की उनकी क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो इससे इस दंड के डर से उन्होंने क्या हो गया, उनका व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या है, एक पुनर्बलन है। ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। अगला है पुनर्बलन। और कितना होता है? एक सतत होता है और एक असतत होता है। सतत होता है मतलब बार बार, मतलब प्रत्येक एक चैप्टर पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आंसर पूछे या क्वेश्चन आंसर दिए या टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद उनको पुनर्बलन देना, प्रशंसा करना। हर बारी एक ही बच्चे की, आप एक बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसी की प्रशंसा आप करते जाओगे तो वो एक बार ऐसा आएगा कि उस प्रशंसा से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस ओर ध्यान देना भी छोड़ देगा। लेकिन जो असतत पुनर्बलन होता है, जो आंशिक भी जिसको बोला जाता है, वो हर कार्य पे नहीं, हर कार्य अच्छा किया बच्चे ने, लेकिन वो किसी कार्य पर उसकी प्रशंसा करना या किसी कार्य पर उसको पुरस्कार देना, तो उस पुरस्कार का और उस प्रशंसा का उसके दिलो दिमाग पे अलग असर पड़ता है। तो वो कुछ कामों में ही दिया जाता है तो उसका अलग असर उसको पड़ता है और उसी आंशिक पुनर्बलन को ही सही माना जाता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि आंशिक पुनर्बलन सही होता है कि जो सतत पुनर्बलन जो बार बार दिया जाता है वो अच्छा होता है। तो बार बार देने वाला जो पुनर्बलन होता है उसका बच्चों पे इतना फर्क असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो आंशिक पुनर्बलन को ही शिक्षा में क्या माना गया है, अच्छा माना गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये कि तभी मैंने यहाँ पे नोट करके डाला हुआ है कि आंशिक पुनर्बलन को ही सही माना जाता है। आंशिक, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। अगला है, अब मैंने इस सिद्धांत को आपको बता दिया था कि सिद्धांत स्किनर महोदय ने कैसे, पहले मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूँ कि कैसे उन्होंने इस सिद्धांत को इसको किया था, इस क्रिया को चूहे पे। तो उन्होंने एक बॉक्स में चूहे को अंदर रख दिया, ये मैंने आपको बता दिया है, और बाहर से रोटी जैसे ही उसने उस बटन को दबाया तो एक प्लेट जैसी निकली और उस प्लेट में रोटी अंदर आ गई। दोबारा चूहा फिर अनुक्रिया, फिर सीधे उसी के बटन के पास गया और वो सीधे उसने उसको दबाया और फिर से रोटी उसके पास आ गई। तीसरी बार तो उसको इधर उधर कहीं भी उछलने की जरूरत न पड़ी, वो सीधे ही बटन के पास जा करके अपने वो बटन दबाता रहा और उसमें से रोटी उसको मिल गई। धीरे धीरे उसका वही व्यवहार बन गया, वो इधर उधर उछलना कूदना उसने सब छोड़ दिया, सिर्फ बटन के पास ही रहा। और जब उसे भूख लगी तो उसने सीधे उस बटन को दबाया। तो मतलब कहने का ये है
कहने का मतलब स्किनर महोदय का ये था कि जब हम किसी चीज़ के लिए अनुक्रिया करते हैं, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए हम क्रिया की और वो उसका फल हमें तुरंत मिल गया, तो हम उस अनुक्रिया को दोहराएंगे, फिर हम तीसरी बारी बिना कोई गलती करे उसको करेंगे और फिर बार बार उसको करेंगे, तो एक दिन हमारा व्यवहार बन जाएगा कि हम ऐसे ही काम करेंगे और हमें उसको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं स्किनर का क्या था, ये क्रियासूत्र का सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व था, इन्होंने जो शैक्षिक ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये था जैसे थार्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ कि बार बार उनको अभ्यास कराया जाए, लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं मतलब जो नहीं समझ पाते हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे बार बार दोहराया जाए, या जानवरों को सिखाने के लिए भी किया जाता है। और पॉवलोव ने भी वही सिद्धांत किया कि घंटे मतलब कुत्ते को जैसे ही घंटे बजने पर उसने क्या मिल जाता था, खाना मिल जाता था, तो स्वाभाविक क्रिया भी उस पर जो मैंने कल बताया था उसको आप देख लेना। अब इन्होंने यही बताया, व्यवहारवादियों ने सबने लगभग एक ही सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है वैसे, तो उन्होंने यही बताया कि इस सिद्धांत के द्वारा बालक की विभिन्न बुराइयों को दूर करने में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक की विभिन्न बुराइयों को, मतलब मेन क्या था इसका, ये कुछ पॉइंट नोट कर लेना कि बालक की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने में ये सकारात्मक जो दृष्टिकोण उनका होता है, कि जैसे हमने उनको बोला कि ऐसे जो बच्चा बहुत अच्छे से, जैसे जिनकी हैंड राइटिंग मैंने पहले बताया था अच्छा नहीं होगा, जो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग बनाएगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा। तो बच्चे इस चक्करों में हैंड राइटिंग अच्छी बनाएंगे। कल को हमने बोला कि बहुत अच्छी जो बनाएगा, तो बार बार जब वो हैंड राइटिंग अच्छी बनाएंगे तो एक दिन तो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी ही बन जाएगी, फिर वो गलती नहीं करेंगे। अगर हमने बोल दिया कि जो बच्चा इतने क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन आज याद करके लाएगा उसको कल ये पुरस्कार मिलेगा, कल हमने उनको क्वेश्चनों की मात्रा बढ़ा दी, जो 12 क्वेश्चन याद करके लाएगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा, कल 14 बना दी, तो उनकी जो पढ़ने का जो बैठने कि पढ़ने के लिए कितने घंटे बैठना है वो पढ़ने की उनकी वो क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। और धीरे धीरे जब वो जो बच्चा आधे घंटे भी पढ़ने के लिए नहीं बैठता था उसकी आदत बन जाएगी, वो आराम से 2-2 घंटे पढ़ने के लिए बैठ जाएगा और उसको ऐसा काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे हमने क्या कर दिया, उसका व्यवहार परिवर्तन कर दिया। एक ये तो सकारात्मक हो गया। नकारात्मक, अगर कोई बच्चा गलत काम करेगा तो उसको ये दंड मिलेगा, कुछ भी दंड जैसे स्कूल में दिया जाता है उसको ऐसे करेंगे ऐसे ये दंड मिलेगा। तो बच्चा कई बच्चे उस दंड के डर से कि भाई हमारे स्कूल में बेइज्जती ना हो, बच्चों के सामने पे हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो एक बारी नहीं करेंगे, 2 बारी नहीं करेंगे, तीसरी बारी नहीं करेंगे, तो अगर वो काम बिल्कुल छोड़ देंगे तो उनकी वो क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और यही उनका क्या हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो ऋणात्मक तो बहुत जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तभी दिया जाता है, पर वैसे हैं दोनों पुनर्बलन ही हैं। और देना सब वैसे तो देना क्या चाहिए, धनात्मक पुनर्बलन ही लेना चाहिए। पर कई बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं तो वो कहना नहीं मानते, तो इस चक्कर में उनको दंड भी दिया जाता है। वैसे तो अब दंड पूरी तरह क्या हो गया, बंद हो गया, कानूनन दंड बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब देखो, यह सिद्धांत वांछनीय व्यवहार परिवर्तन में सकारात्मक पुनर्बलन देता है। ये भी मैंने बता दिया। वांछनीय मतलब जिस दिशा में हम व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए बैठ नहीं सकते, कई बच्चे होते हैं बस उनको पढ़ने के लिए बैठना बहुत वो माना जाता है, तो वो बैठ नहीं सकते, उनको बैठना सिखा सकते हैं। आजकल बच्चे सारे दिन गेम पे लगे हुए हैं, तो उनकी वो आदत छुड़ाने के लिए कि भाई स्कूल से काम मिला हुआ है कि जिसके इतने मार्क्स आएंगे टेस्ट में तो उसको ये पुरस्कार, उसको इतना ये चीज़ मिलेगी, तो उस लालच में कल दूसरा, परसों तीसरा, और फिर बाद में उनकी आदत उससे
हट जाएगी तो छूट जाएगी, उसको छोड़ने में, बुरी आदतों को छोड़ने में, और कमियों को तुरंत खोजा जा सकता है। इससे कमियां कहाँ पे वो कमियां कर रहे हैं, कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, उसको भी उसको कमियों को खोज लेने में भी यह सिद्धांत कारगर होगा। और गणित के पहाड़े याद करने और भाषा और वर्तनी को याद करने के लिए मैंने अभी बता दिया कैसे पहाड़े याद करने, कि जैसे हमने बोल दिया उनको कि इतने जो याद करके आएगा तो उसको ये मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चों की धीरे धीरे आदत बन जाएगी और फिर उन्हें जो याद किया हुआ है वो भी याद रहेगा स्थायी तौर पे, और वो आदत भी उनकी बन जाएगी। छात्रों को उनकी सफलता असफलता का तत्काल ज्ञान कराना, और ये जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो छात्रों में, मतलब जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसके आधार पर छात्रों को अपनी जो सफलता या असफलता है, मतलब उन्होंने सही किया या गलत किया, उसको तुरंत उसका ज्ञान हो जाएगा इस सिद्धांत के आधार पर। अच्छा, मतलब पुरस्कार मिला तो सही है, नहीं मिला तो गलत है। मतलब तुम फर्स्ट नहीं आए, तुम्हारे लिए आपको एक को बनाया होगा ना फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये, और जो कुछ ना आया तो वो गलती हो गया, उसने नहीं किया कुछ भी, तो इसका तुरंत सफलता या असफलता का फल तत्काल उनको ज्ञान हो जाना। यह सिद्धांत व्यवहार चिकित्सा में अधिक उपयोगी माना जाता है। व्यवहार चिकित्सा में, वही व्यवहार परिवर्तन में गलत आदतों, जैसे गलत जो आदतें हैं या बुरी आदतें हैं या कुछ गलत व्यवहार है या कोई अन्य जो व्यवहार परिवर्तन करना है, मैंने अभी बताया ना कि जैसे पढ़ने बैठने की आदत डालनी हो, किसी को पढ़ने की आदत डालनी है या फ़ोन को छुड़ाना हो, तो यह सिद्धांत क्या होगा, कारगर होगा कि ऐसी उन क्रिया करने से ऐसा मिलेगा, फल मिलेगा हमें, और एक बार मिला, दो बार मिला तो बच्चों की धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। अब यहाँ तक तो ये सिद्धांत हो गया। अब इसमें एक ये स्किनर का ही टॉपिक आया हुआ है, तो मैंने इसलिए इसका जो क्वेश्चन, कहीं से भी मेरे को कोई क्वेश्चन इससे संबंधित मिल जाता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो मैं इसको ऐसे नोट कर देती हूँ। तो ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना, ये शिक्षण की विधियों में आता है वैसे तो, पर ये क्या होता है, एक शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है और एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है। तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का है। किसका है, ऐसे पूछा गया था कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना, ये किसका है, तो ये था स्किनर का। और क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शायद यही पूछा गया होगा कि इसको ये किसने दिया था। तो रेखीय मतलब किसी पाठ्य वस्तु को एक साथ न पढ़ाना, उसको छोटे छोटे भागों में, जैसे आजकल यूनिट टेस्ट होते हैं ना कि छोटे छोटे सिलेबस को, छोटे पाठ्य वस्तु को सारे 3 भागों में बांट दिया, 3 जितने भी भाग होते हैं, बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते रहते हैं 2-2 महीने के बाद, तो आधा सिलेबस 2 चैप्टर करा दिए और फिर उसका यूनिट टेस्ट हुआ और उसके जितने मार्क्स आए उतने आए, और नेक्स्ट जो सेकंड दूसरा सेमेस्टर होगा तो उसमें वो आगे जो चैप्टर पढ़ा दिए तो वो नहीं पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार उस पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके पढ़ाना और पढ़ाई के बाद उसका परिणाम बच्चों को बताना, ये हो गया रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक की देन है, स्किनर की। तो इसलिए ये स्किनर का मैंने नोट किया है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं, तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट मैं इसके बाद पढ़ाऊँगी CL हल का सिद्धांत आपको पढ़ाऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अब इसके बाद पढ़ाऊँगी। थैंक यू दोस्तों।